Good evening, beta. Am I audible? Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. तो लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इमेजिनरी नंबर्स कर रहे थे. इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, उनका अलजेब्रा, चारों अलजेब्राइक ऑपरेशन, उनके रूल्स और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किया था, राइट? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके थे हम लोग, इजंट इट? Yes, sir. यस सर कर लिया था. हाँ, तो सिक्स के जो पांचों पार्ट हैं, तीनों पार्ट हैं, चारों, वो फटाफट जल्दी से आंसर कर दो, फिर आगे मूव करें. पहले तो पार्ट तो कर ली थे. सर पहले तो क्लास में ही हो गए थे. अच्छा, ए पार्ट हो गया था, ओके. बी भी हो गया था. सी और डी, इसका आंसर क्या आएगा? तो बेसिकली जो सी पार्ट है, ये कैसे सीक्वेंस बन रही है? आयोटा रेज टू द पावर 3k इज नथिंग बट समेशन आयोटा क्यूब रेज टू द पावर k, है ना? Yes, sir. k 1 से लेके 4n प्लस 1 है. आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. Minus. Yes, sir. तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस आयोटा रेज टू द पावर k एंड k वेरीज 1 to 4n प्लस 1. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर वैसे अगर देखो तो इसका फॉर्मेट क्या आएगा? फर्स्ट k की वैल्यूज दो, तो माइनस आयोटा की पावर k क्या आएगा? तो फर्स्ट टर्म इज, पहले तो माइनस आयोटा के बाद 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा ना. अच्छा हम जीरो से ले रहे हैं डेफिनेटली, तो यस सर. पहला तो 1 आ जाएगा. दूसरा माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा. थर्ड माइनस आयोटा की पावर 2 -1 माइनस 1 आ जाएगा. एंड फोर्थ प्लस आयोटा. माइनस आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा का क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब नेगेटिव और आयोटा क्यूब माइनस, तो प्लस आयोटा आ जाएगा. इसका मतलब है कि इसमें भी वही बात है कि चार कंसेक्यूटिव पावर टर्म का सम क्या होगा? 0. जीरो. एंड कॉन्सिक्वेंटली अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. तो नंबर ऑफ टर्म्स आर क्लियरली हाउ मेनी? 4 and plus. 4n प्लस 2. 4n plus 4n प्लस 2 टर्म्स हैं. इसका मतलब है कि अगर आप चार चार टर्म की ग्रुपिंग करेंगे तो n ग्रुप्स बनेंगे चार चार के, और दो टर्म बच जाएंगे. तो वो दो टर्म लास्ट के भी बचा सकते हो, वो लास्ट का शुरू का दो टर्म भी आइसोलेट कर सकते हो. तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं इसको इस दो टर्म को आइसोलेट कर दूं तो इसके बाद जो पूरी सीरीज होगी इसमें n ग्रुप्स ऑफ 4 होंगे. एग्रीड आर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. n इन ग्रुप्स सब ऑफ का सम 0. 4 और इनका सम क्या हो जाएगा? 0. 0. So basically your answer turn out to be 1 minus iota. So this was the way C is done. ऐसे ही D, E, F, B फटाफट आंसर करो तो क्या आएगा? D के तीनों पार्ट, तीनों टर्म्स का आंसर क्या आएगा? पहला टर्म क्या आएगा? 1 से लेके 4n प्लस 6 है, तो 2 चार, कंसीडर करेंगे शुरुआत. इसमें भी दो टर्म सेपरेट करो, बाकी सब जीरो. तो फर्स्ट दो टर्म इसका ले लो तो क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा. वेर एज सेकेंड सीरीज में 4n प्लस 7 टर्म्स हैं, तो इसके तीन टर्म अलग कर दो. k की वैल्यू 1 से है यहाँ. हाँ, k की वैल्यू 1 से है, इसीलिए तो मैंने बोला कि टोटल 4n प्लस 7 है. तो 4m, जैसे यहाँ 4n प्लस 4 टर्म है टोटल, तो दो सेपरेट किया ना. अच्छा तो सर इसमें वो नहीं आएगा ना. 1 नहीं आएगा सर. अच्छा पहला अच्छा, वो ऐसा 1 नहीं आएगा, आयोटा माइनस 1 आएगा. Yes. पहला टर्म आयोटा आएगा और दूसरा टर्म माइनस 1 आएगा. आयोटा माइनस 1. ऐसा ही सेकेंड एंड थर्ड फटाफट क्लियर कट बदल बोलते जाओ. ये क्या आ जाएगा? पहला टर्म आयोटा
-1 माइनस -iota माइनस आयोटा, एंड हेयर 4n + 5 है, तो एक टर्म से, iota हो जाएगा। सो नेट वैल्यू टर्न आउट टू बी हाउ मच? आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो 2 आयोटा 2 माइनस iota -1 2 टाइम्स आयोटा -1, डबल ऑफ आयोटा -2। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चंस आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही मिलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन और हैं करने के लिए, बट ये दोनों क्वेश्चन के लिए, ये दोनों क्वेश्चन एज अ होमवर्क ले लो, क्योंकि उसी टाइप का है। अब अपने आप करना नहीं होगा तब डिस्कस करेंगे। जैसे 7th क्वेश्चन तो क्लियरली होमवर्क ले लो, ऐसे क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो दिस इज अ होमवर्क। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन में आप थोड़ा डिफरेंट है, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, तो आप मेरा 8th क्वेश्चन अभी ट्राई करो जल्दी से, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे जाएं। 8th क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर दिस सीरीज है सिग्मा आयोटा की पावर k वेयर k वेरीज 1 to 4n - 1। क्या बताना है? हाउ मेनी टर्म्स आर रियल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो क्लियर है। If I actually try to write this series, it is iota plus iota square plus iota cube plus iota to the power 4, iota 5, and on iota to the power 4n - 2 plus iota to the power 4n - 1। Yes. अब इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म टोटल 4n - 1 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 4n - 1 टर्म्स हैं। बोल रहे हैं कि इसमें कितने रियल टर्म्स हैं, तो रियल टर्म आयोटा की कोई भी पावर रियल कब होती है जी? आयोटा टू द पावर k की वैल्यू रियल कब होती है? जब k इवन हो, इफ k इवन। और नॉन रियल या इमेजिनरी कब होती है? जब k ऑड है। ये बात हमें पता है। तो ऑब्वियसली इसमें रियल टर्म कौन कौन से होंगे, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि ये टर्म रियल होगा, ये रियल होंगे, ऐसे ऑल्टरनेट। ये 4n - 2 भी रियल होगा। हाउ मेनी टर्म विल बी रियल? 2n - 1 कैसे फिगर आउट करेंगे कि कितने टर्म रियल होंगे? तो नंबर ऑफ रियल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, k की वैल्यूज को देखो। व्हेन k इज इक्वल टू क्या, 2, 4, 6, 8, 10 on and on, what is the last value of k possible? 4n - 2। -2 yes sir. Yes. अब इसको अगर आप लास्ट वाले टर्म को देखो, वैसे तो ये एपी है ना, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, Yes, sir. बट अगर इसको मैं ऐसे देखूं कि इट इज 2 टाइम्स 1, क्यों एपी वेपी के चक्कर में पड़े, और ये 2 टाइम्स 2 मतलब डबल ऑफ 1, डबल ऑफ 2, डबल ऑफ 3, ऐसा है ना। एवरी नंबर इज इवन, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 2, तो सेकंड मल्टीपल ऑफ 2, थर्ड मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे ही तो चल रहा है, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2, लास्ट वाला 2 का कौन सा मल्टीपल है? तो 2 कॉमन लो तो क्या आएगा? 2n - 1 n इसका मतलब काउंटिंग, अब जो काउंटिंग को सोचो तो काउंटिंग क्या है, काउंटिंग कुछ ऐसे हो रही है कि फर्स्ट सेकंड, ये ब्रैकेट के अंदर काउंट है, थर्ड, Yes, sir. एक सेकंड इसको थोड़ा सा Yes, लिखने sir, का, उल्टा लिख दिया. हाँ हाँ हाँ, ब्रैकेट के अंदर में काउंट लिख रहे हैं अगर, तो 2 × 4 हो गए, 2 × 4, तो ये लास्ट काउंट ये है। तो नंबर ऑफ टर्म आ गए ना, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 अप टू 2n - 1। तो नंबर ऑफ रियल टर्म क्या है? नंबर ऑफ रियल टर्म इज 2n - 1। ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखो, पहला टर्म ऑड है, 1 से स्टार्ट, टर्म नंबर पहला 1 ऑड है, और यहां टर्म नंबर क्या है, ऑड है। ऑड से ऑड पे अगर जाएंगे, ध्यान से समझो,
ऑड से ऑड जाते हैं, जैसे मान लो ऐसे मैं करूं 1 2 3, तो 2 ऑड 1 इवन। ऐसे 1 2 3 4, अगर ऑड से काउंट करके इवन पे एंड करो तो आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे। बट जब भी ऑड से ऑड पर एंड करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ ऑड विल बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ इवन। यहां पर आधे आधे होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कितने ऑड टर्म्स है कितने इवन टर्म्स होंगे, अगर ऑड से ऑड पे फिनिश हो रहा, ऑड से स्टार्ट हो रही सीक्वेंस ऑड पे खत्म हो रही है, तो आप नंबर ऑफ टर्म में एक ऐड कर दो। मतलब 4n-1 था ना, 4n-1, और उसमें एक और ऐड कर दो और फिर आधा कर दो, तो तुम्हें ऑड वाला नंबर पता चल जाएगा कितने ऑड टर्म होंगे। और ऑड को टोटल में से माइनस कर दो तो कितने इवन टर्म होंगे ये भी पता चल जाएगा। तो आप काउंटिंग वहां से भी कर सकते हो, काउंटिंग एपी से कर सकते हो कि मान लो ये kth टर्म है। एपी का फार्मूला पता है? kth टर्म का क्या फार्मूला होता है? टीके का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। डी। और हम मान लिया कि ये हमारा टर्म है 4n-2। ए क्या है? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 2 प्लस टर्म नंबर k-1 इंटू डी क्या है? डी भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। इसको लिख दिया 4n-2। तो यहां से देखो तो 2 उधर ले जाओ तो क्या आएगा? 2k, यहाँ पर -2 + 2 कैंसिल, 2k इज इक्वल टू 4n-2। तो k की वैल्यू क्या आई? 2n-1। तो देर आर मेनी वेज यू कैन काउंट, बट मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा पैटर्न को देखो और डायरेक्ट काउंट करो। डोंट रिलाई ऑन एनी स्पेसिफिक मेथड। जब वैसे नहीं होगा ऑब्जर्वेशन से तो मेथड्स तो अवेलेबल हैं ही, वहां से हम काउंटिंग तो कर ही सकते हैं। एनीवे चलो, ये पहला पार्ट का आंसर कर दिया, नंबर ऑफ रियल टर्म। अब बताओ दूसरा, नंबर ऑफ इमेजिनरी टर्म कितने हुए जी? 2n। हाँ, तो टोटल में से माइनस कर दो तो क्लियरली आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजिनरी टर्म, नंबर ऑफ नॉन रियल टर्म कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4n-1 माइनस 2n-1। इट इज क्लियरली 2n टर्म्स। तो ये भी आंसर आ गया, ये भी। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल टर्म्स। पॉजिटिव रियल, क्योंकि रियल नंबर दो तरह की होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो आपने बोला कि जब ये रियल टर्म्स हैं सारे, तो पॉजिटिव रियल टर्म्स कब कितने होंगे? इनमें से कितने पॉजिटिव होंगे? तो आयोटा की पावर पॉजिटिव कब होती है? 4k की फॉर्म। हाँ, तो अब आप देखो, तो आयोटा की पावर 4k ये 1 होता है जो कि पॉजिटिव है, और आयोटा की पावर 4k + 1 ये तो नॉन रियल होता है। आयोटा की पावर 4k + 2 ये -1 होता है जो कि नेगेटिव है, और आयोटा की पावर 4k + 3 इट इज माइनस, नॉन रियल है। तो दो टर्म है जो रियल है, लेकिन उनमें से एक पॉजिटिव रियल और एक नेगेटिव रियल है। हमें ये वाला चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए। तो अब हमें वो देखना है कि जब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? सी पार्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन k n टेक्स हो वैल्यू, जाएगा। k गेट्स वैल्यू 4 8 12, ऐसे 4 के मल्टीपल्स। व्हाट विल बी द लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ k? 4k 4n। नो, लास्ट वैल्यू 4n - 4n-4 4n-1 है लास्ट, तो 4n-1 से पहले ही रहना आपको। तो 4n-4, वेरी करेक्ट, 4 टाइम्स n-1। तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल, 4 का सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल एंड n-1th मल्टीपल। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सच टर्म कितने होंगे? बोलो। n-1 था। तो पहले वाले का आंसर आया कितना? 2n-1। दूसरे का आंसर कितना है? 2n। और तीसरे का आंसर कितना है? n-1। पॉजिटिव रियल टर्म, ऐसे नंबर ऑफ नेगेटिव रियल टर्म भी डिसाइड हो ही गया है ना। नेगेटिव रियल टर्म कितने होंगे? n। अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ नेगेटिव रियल टर्म, तो n हो जाएंगे। तो ये भी आंसर हो गया। अब ये नंबर ऑफ इमेजिनरी टर्म विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। अब पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट मतलब हम ऐसे टर्म की बात करें जो y आयोटा टाइप के हों,
एंड y पॉजिटिव हो, तो ऑब्वियसली वो कौन सा केस है, ये वाला, क्योंकि यहाँ तो माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना, ये वाला। मतलब जब पावर क्या है, डी पार्ट के लिए आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1, 4k प्लस 1 टाइप की पावर होनी चाहिए। तो डी पार्ट के लिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, जल्दी बोलो। व्हेन k टेक्स द वैल्यू ऑफ द टाइप 4n minus 4k प्लस 1, 4k प्लस 1 मतलब k की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 एंड देन 5, 4 4 ऐड करते जाओ, 4 का मल्टीपल से जंप होगा ना, 1 5 9 13 17 एंड ऑन। कहां तक भाई, व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, 4n 4n minus 3. 4n माइनस 1 से पहले ही रहना हमें, Yes, sir. 4n minus 3. हाँ बोलो बोलो बोलो, 4 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 3. 4n minus 3. या 4n टाइम n माइनस 1 प्लस 1 मतलब 4n माइनस 3। एंड देयरफॉर अब इसको भी अगर प्रॉपरली लिखोगे तो इसको लिखोगे 4 इंटू 0 प्लस 1, अगला क्या है 4 इंटू 1 प्लस 1, अगला क्या है 4 इंटू 2 प्लस 1 एंड सो ऑन, लास्ट क्या है 4 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1। ऐसे बोलो तो भी काउंटिंग सही है, या ऐसे बोलो भाई कि अगर ये जनरल टर्म है तो इसमें n की वैल्यूज 1 दोगे तो पहला आएगा, n इक्वल टू 1 पहला टर्म, n इक्वल टू 2 दूसरा टर्म, n इक्वल टू 3 तीसरा टर्म, और ये कब मिलेगा, n इक्वल टू n पर, तो n टर्म्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा n टर्म्स। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये थोड़ा सा मतलब कि सीक्वेंस है, सीक्वेंस की काउंटिंग का पर बेस करके जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये बेसिकली कभी न कभी जेई में पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हो, बट लॉन्ग बैक, राइट। आगे चलते हैं, अब आते हैं बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। अभी तक तुम लोग इमेजरी नंबर की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, थोड़ा सा मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, तो बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि इन्वेंट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी नंबर हैपेंड बाय अ काइंड ऑफ sense which was getting developed in the mathematicians community, that now is the time that numbers shall be taken as position vectors. No longer the numbers were looked upon as if they are scalar quantities. numbers में भी sense of direction जैसा कुछ आने लगा था, तो numbers को position vector जैसा treatment देने की बात शुरू हो गई थी। जैसे कि मान लो अगर एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, इसी तरह से एक नंबर -1 है और -2 है और -3 है, तो स्यूडो सेंस ऑफ डायरेक्शन तो पहले ही आ गई थी कि भाई नेगेटिव नंबर मतलब इधर लेफ्ट की तरफ -1 ऐसे लोकेट कर रहे थे और +1 को हम ऐसे, डायरेक्शन की बात तो आ गई थी ना कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो एक को राइट वर्ड एक को लेफ्ट वर्ड, तो डायरेक्शन का एक सूडो सेंस तो पहले ही आ गया था, बट उसी को थोड़ा सा मेच्योर करना था। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि एवरी पॉइंट इज अ नंबर, every point can denote a number, and how to exactly locate it, तो by a position vector. position vector क्या होता है, position vector is a vector which originates from, जिसका टेल हमेशा ओरिजिन पे होता है और एरो हेड पॉइंट करता है उस पॉइंट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताया भी गया होगा, आई थिंक पोजीशन वेक्टर बताया गया ना फिजिक्स में। Yes, sir. क्या होता है पोजीशन वेक्टर, हाउ टू डिफाइन पोजीशन वेक्टर? Position vector of a point, it is given with respect to a point. Position vector of a point P is a vector locating P
originating from zero, origin, starting from origin and directing towards P. मतलब कि अगर कोई पॉइंट यहां है तो उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो और उस पॉइंट की तरफ एरो हेड मार्क करो और ओरिजिन उसका वेक्टर का टेल होगा। तो ये जो ओपी वेक्टर आया ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसको हम आरपी भी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये एक बेसिक आइडिया था। तो इस सेंस से हर पॉइंट का एक यूनिक पोजीशन वेक्टर होता है और उस वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन होगा और एक यूनिक लेंथ होगी, राइट। तो जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का। तो ये 1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये, और 2 का पोजीशन वेक्टर उसी डायरेक्शन में है बट अपोजिट, मतलब डबल लेंथ का है, ऐसे ये 2 हो गया। -1 पोजीशन वेक्टर क्या है, तो जो 1 का पोजीशन वेक्टर है उसी का अपोजिट सेंस में बट सेम लेंथ का। तो ये आइडिया को कंसीव किया गया कि लेट्स लोकेट द पॉइंट बाय अ पोजीशन वेक्टर एंड सिंस एवरी point on the number line is a number, so every number has unique position vector. तो एक बात तो आई कि every number has unique position vector. ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. चलो जी, यूनिक पोजीशन वेक्टर। अब जब ये बात आपने बोली तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई एक बात बताओ कि अगर एक नंबर है x, मान लो एक नंबर x है, यहां पर मान लो रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, तो रियल एक्सिस पे है। और एग्जैक्टली इसी तरह से, लेट मी रिमूव दिस, अभी इसको हटा दो, इसको हटा दो। रियल एक्सिस पर एक नंबर x है और एक नंबर रियल एक्सिस पर ही एक नंबर मान लो है y। तो इफ दिस नंबर इज y, वेयर इज iota y? Perpendicular to it from origin, same distance. हाँ जी, ठीक है। तो iota y जो है वो इसी वेक्टर को x, रियल वेक्टर x को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो iota y वेक्टर मिल जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ ऐसी पोजीशन मिलेगी कि अगर मैंने बोला कि ये y वेक्टर है और इसी वेक्टर को ऐसे रोटेट किया ऐसे 90 डिग्री से ऐसे, तो ये हमें आयोटा y वेक्टर मिल गया। मतलब y आयोटा टाइम्स y की लोकेशन मिल गई, ये पॉइंट जो है आयोटा टाइम्स y है। चलो मार्क कर देते हैं इस पॉइंट को और उसका पोजीशन वेक्टर भी मार्क कर दो। ये पोजीशन वेक्टर किसका आ गया, आयोटा टाइम्स y का पोजीशन वेक्टर आ गया। आयोटा टाइम्स y एक नंबर है लेकिन इस नंबर का एक पोजीशन वेक्टर आ गया। और x अगर यहाँ एक नंबर है तो x का पोजीशन वेक्टर भी लिख दो भाई। x का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, तो लेट्स मार्क इट बाय सम अदर कलर। तो ये x का पोजीशन वेक्टर भी लिख दिया मैंने, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ x है। ये दोनों वेक्टर समझ में आ रहे हैं? अब ये दो वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में है? क्योंकि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका स्केलर जैसा एडिशन हो जाता है, जैसे कि +1 एंड +2 तो 1 + 2 3 हो जाता है। बट जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में नहीं है तो उनका एडिशन स्केलर जैसा नहीं हो सकता, उनका एडिशन प्रॉपर वेक्टर लॉ से होगा, ठीक है। तो वेक्टर समेशन से x और आयोटा y को अगर हम ऐड करें, है ना, तो ये हमारा आयोटा y वेक्टर है और ये ग्रीन कलर से जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया वो x वेक्टर है। दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यही होता था ना। Yes. वेक्टर एडिशन का रूल क्या है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो ये लो भाई पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये पैरेललोग्राम कैसा पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो एक रेक्टेंगल बन गया। एंड वेयर इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल। तो ये डायगोनल से हमारा रिजल्टेंट आ गया, तो ये आ गया रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया ये किसका रिजल्टेंट है, ये समेशन x एंड y आयोटा y का रिजल्टेंट है। x में जब आयोटा y ऐड करोगे तो ये मिलेगा, मतलब एक नंबर मिलेगी जो कहां लोकेटेड होगी, उस एरो वाले पॉइंट पर लोकेटेड होगी।
और उस एरो वाले पॉइंट पर लोकेटेड जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z which is resultant addition of x which is purely real plus iota y which is purely imaginary. एंड इसी नंबर को, इस पॉइंट को p मान लिया मैंने, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। तो देखो यही बेसिकली आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो लिखेंगे, अब लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए। The resultant sum of summation of a purely real vector x and a purely imaginary vector प्योरली, अच्छा रियल वेक्टर प्योरली लिखने का भी जरूरत नहीं है। वेन आई से प्योरली रियल मीन्स रियल वेक्टर, तो रियल वेक्टर हमेशा प्योर ही है। अ प्योरली इमेजिनरी वेक्टर, जहां पर मैं वेक्टर बोल रहा हूं वहां पर आप नंबर समझो, राइट? आयोटा टाइम्स वाई। प्योरली रियल वेक्टर क्या लिया हमने? एक्स लिया। और प्योरली इमेजिनरी वेक्टर क्या है? आयोटा मल्टीप्लाइड बाई वाई is called as complex number, is called as complex number. Because it is नॉन रियल, ये भी नॉन रियल होगा और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ये रियल भी हो सकता है, जब y 0 हो जाएगा तब ये रियल हो जाएगा। एंड डिनोटेड एज z, इसका नोटेशन दिया डिनोटेड बाय z। अब यहां पर z क्या है भाई? तो z आया, z इज इक्वल टू क्या? x प्लस दूसरा टर्म क्या है? आयोटा इंटू वाई। iota y. हाँ, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय वाई, वेयर एक्स और वाई दोनों क्या है? रियल। एक्स भी रियल है और वाई भी रियल है, ये दोनों नंबर्स रियल नंबर हैं। इसमें इसको हम बोल रहे हैं रियल कंपोनेंट, और ये इस नंबर का क्या है? इमेजिनरी कंपोनेंट है। ये रियल कंपोनेंट है और ये इमेजिनरी कंपोनेंट है। कंपोनेंट मैं बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक रियल कंपोनेंट, एक इमेजिनरी कंपोनेंट। ये जो रियल कंपोनेंट है एक्स, इसी को हम रियल पार्ट ऑफ जेड भी बोलते हैं। आर जेड लिखेंगे और पढ़ेंगे क्या? रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। वेरएज जो ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, इसमें आयोटा को छोड़ के जो वाई है, इस वाई को, माइंड इट, नॉट आयोटा वाई, वाई को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट। और पढ़ेंगे क्या? ऑब्वियसली वही इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई जेड लिखेंगे और पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ऐसी नंबर ये डेफिनेटली एक वेक्टर के फॉर्म में है, तो ये बोलते हैं इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी बातें आ गई, क्या? कि कब ये नंबर रियल होगी, कब ये नंबर इमेजिनरी होगी, ये सारी बातें यहां से फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, बिकॉज ये एक वेक्टर होगा और वेक्टर में हमेशा दो चीजें चाहिए होती है डिफाइन करने के लिए, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक होता है डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है? तो ये भी यहां पर लिख दिया मैंने कि बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे लिखो, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसको हम नोटेशन क्या देंगे? बोलेंगे मॉड जेड, पढ़ेंगे वही मॉड्यूलस मॉड जेड, as well as direction, as well as direction which is given by, direction given by क्या?
आर्ग्यूमेंट जेड, उसको हम आर्ग्यूमेंट जेड बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या इसी को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलेंगे। तो डायरेक्शन कैसे देंगे? डायरेक्शन इस एंगल से देंगे कि रियल एक्सिस से उसका एंगल क्या बन रहा है। और मॉड जेड वो तो मैग्नीट्यूड है, लेंथ, तो ये लेंथ ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है ये हो गया मॉड जेड। इसी को कभी कभी आर भी लिखते हैं, मॉड जेड को समटाइम्स पोलर फॉर्म में आर से भी डिनोट करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक रियल वेक्टर, एक प्योरली रियल और एक प्योरली इमेजिनरी का रिजल्टिंग सम है। एंड ये हमेशा एक नॉन रियल नंबर होगी अगर इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ तो। ठीक है, अगर इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो हो गया तब वही नंबर रियल हो जाएगी। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ है, रियल नंबर्स भी हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स भी हैं, और वो नंबर्स भी हैं जो कि ना तो प्योरली रियल हैं, ना तो इस एक्सिस पे लाई करती हैं, ना तो प्योरली इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करती हैं, वो नंबर्स भी इसमें है। मतलब ये पूरे प्लेन के सारी नंबर्स की बात हो रही है। So any query up to this, anything you like to ask up to this? सर आपने डायरेक्शन के बारे में क्या बताया? मेरा नेटवर्क चले गया था। हाँ, क्या बोला? क्या बोला? क्या फिर से बोलो। तो मेरा नेट चले गया था, तो डायरेक्शन के बाद जो आप बता रहे थे नहीं, मैंने बोला देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एक पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, मान लो एक नंबर z एक पॉइंट यहाँ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयटा y है। तो इसका वेक्टर होने की वजह से इसके अंदर दो चीजें होंगी ना डिफाइन करने के लिए। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें मॉड्यूलस चाहिए होता है, तो मॉड ऑफ z क्या होगा? इस वेक्टर की लेंथ। तो ऑब्वियसली मॉड z, अगर कोई बोले आपसे मॉड z क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मॉड z इज इक्वल टू ओपी लेंथ, और ओपी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। क्या आएगी? अभी लिखना नहीं, सब समझो इसको। तो आएगा इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो इट इज ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। और ओ ए स्क्वायर क्या है सर? व्हाट इज ओ ए स्क्वायर? तो ओ ए है, बोलो, वाई नहीं, ये इसको ये, हाँ ये तो वाई था, वाई को रोटेशन के लिए यूज किया था। ये ओ ए तो एक्स है ना, एक्स मतलब यहां से यहां तक, दिस इज एक्स एंड दिस विल बी वाई। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर, एक्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एनीवे, या इसी को आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। एग्रीड आर नॉट? Yes, sir. तो किसी भी नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का समेशन का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया मॉड जेड। और मॉड जेड क्या बताएगा? मॉड जेड बताता है कि ओरिजिन से वो नंबर कितनी दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। आपको याद आया, मॉड एक्स भी यही बताता था। मॉड को डिफाइन करते समय मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि मॉड ऑफ एक्स इज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो। तो वही बात यहां भी है, मतलब कि कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा पहले दिन आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम एक्सपांड कर रहा है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा आ जाएगा कि डायरेक्शन कैसे देंगे, तो ये हो गया। तो आई थिंक ये जो बातें मैंने इंट्रोड्यूस करी समझ में आ गया है ना? Yes, sir. सर एक चीज वो बता दो, हाँ जो बोलो। आपने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है उसके ऊपर आर सी है, सी किसके लिए स्टैंड करता है? रियल कॉम्प्लेक्स है वो। ना 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 ना, कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक है सर। आर सी मैंने लिखा मतलब रियल कंपोनेंट, बस एब्रिविएट किया उसको पूरा लिखने के बजाय, रियल कंपोनेंट। कोई वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं ना, तो ये रियल कंपोनेंट है और ये वाला इमेजिनरी कंपोनेंट है, और कुछ नहीं। और सर आप कुछ पोलर के बारे में कुछ बोल रहे थे। अभी आऊंगा, अभी उस सब पर आऊंगा, डोंट वरी। तो ये अब इसको अगर आप नोट कर चुके हैं तो हम लोग आगे चले, या नोट करना है आपको? सर लास्ट का रहा थोड़ा सा। हाँ हाँ, टेक केयर, टेक केयर। डेंस
अरे अभी क्लास अटेंड करो, क्लास के एंड में बात करेंगे इसके बारे में कि लास्ट क्लास है कि नहीं है। एनीवे हाँ जी, तो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने क्या क्या बताया, हमने जो जो बातें डिस्कस करी कि अ नंबर z रिजल्टिंग एज अ समेशन ऑफ प्योरली रियल वेक्टर x एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर iota y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। Here x plus iota y is its notation and x and y both should be real number. अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन क्या आएगा भाई? ऐसी सारी नंबर का कलेक्शन, तो उसको ऐसे लिखेंगे c which is equal to, पिछली क्लास में मैंने बताया था z collection of element z such that z is equal to x plus iota y where x and y both are purely real numbers and iota is as usual root of -1। तो ये जो है ये एक कंप्लीट मैथमेटिकल नोटेशन है कॉम्प्लेक्स सेट का। इससे एक बात क्लियर पता चलती है कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, set of purely imaginary number is also subset of complex number, and there are infinite many other numbers belonging to set of complex number than real and imaginary set of numbers। तो रियल, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के अलावा उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इन्फिनाइट ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स है, इन्फिनिटी स्क्वायर पॉइंट्स हैं जो ना तो प्योरली रियल है ना प्योरली इमेजिनरी, और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, जैसे 1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है नोटेशन का। तीसरी बात, ये सारा रिप्रेजेंटेशन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता दिया मैंने। अब यहां से कुछ बातें जो हमने डिस्कस करी उसके बेसिस पर आप कुछ आंसर्स करेंगे, राइट। पहला, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, मेरी बात सुनो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट z 0 है, मींस y 0 है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? अगर ये 0 हो गया तो इमेजिनरी कंपोनेंट वैनिश कर गया तो प्योरली रियल नंबर है। हाँ, तो z विल बी प्योरली रियल। इसी तरह से बताते जाइए, अगर इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ नंबर इज नॉट जीरो, तो जब इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो रियल है, जीरो नहीं है तो नॉन रियल है। यस, तो नॉन रियल है, नॉन रियल मतलब इमेजिनरी। वेरी गुड, तो z इज नॉन रियल मींस इमेजिनरी। ऐसे कंडीशन में z को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर रियल पार्ट जीरो है तब क्या बोलेंगे? प्योरली और इमेजिनरी। हाँ, जब रियल पार्ट जीरो हो गया तो x जीरो हो गया तो आयोटा y प्योरली इमेजिनरी, तो नंबर विल बी कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी। अच्छा जी, एक और बात, अच्छा यहां पर अगर रियल पार्ट नॉन जीरो है तो, अगर रियल पार्ट, हाँ इमेजिनरी और Imaginary। तो y के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नहीं हाँ, इसीलिए आप देखते हैं ना कि आप क्या बोलते हो। अगर मैं बोलता हूं कि रियल पार्ट इज नॉन जीरो, रियल z इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या बोलेंगे? मे बी रियल और मे बी नॉट। z इज नॉट प्योरली इमेजिनरी, और कुछ भी हो सकता हो, प्योरली इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट को जीरो होना जरूरी है। मतलब इमेजिनरी एक्सेस के नंबर को छोड़ के सब कुछ हो सकता है, कुछ भी, प्योरली रियल भी हो सकता है, प्योरली रियल पॉजिटिव हो सकता है, प्योरली रियल नेगेटिव हो सकता है, या एनी नंबर विच हैज नॉन जीरो रियल पार्ट, वो हो सकता है। यस सर। तीसरा पॉइंट, सर फिर हमें सेकंड में हाँ ये हाँ लिखना- हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? सेकंड में भी फिर हमें z इज नॉन रियल लिखना चाहिए था। बेटा इमेजिनरी और नॉन रियल सिनोनिम होते हैं, याद करो, मैंने बताया था ना कि नॉन रियल मतलब जो रियल नहीं है वही तो इमेजिनरी है। तो जब मैंने बोला नॉन रियल तो इमेजिनरी हुआ, और इमेजिनरी हुआ तो इसीलिए तो आयोटा मींस इमेजिनरी, इसलिए आयोटा सिंबल दिया गया उसके लिए। अच्छा, रियल नंबर सिस्टम में जब हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा था तो क्या लिखा था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज अ
सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एंड इसी को मॉड एक्स बोला था ये। लेकिन ये कहाँ था? रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन। बट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है फॉर नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, मतलब कॉम्प्लेक्स सेट के ऊपर में जब हम फंक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें उस सेट पर थोड़ी सी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। फंक्शन की मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है, देयर कैन बी मल्टीपल आउटपुट्स। तो अंडर रूट जेड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? मॉड जेड नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं प्लस माइनस जेड। ये याद रखना आप, ये बेसिक डिफरेंस है रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो बिकॉज वी आर डूइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर रूट जेड स्क्वायर रूट फंक्शन विल बी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, इसकी दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस जेड, ठीक है जी। मतलब कि अंडर रूट ऑफ -1 भी अगर लिखे ना तो इसको हम प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे तो। थर्ड पॉइंट, जीरो क्या है? जीरो क्या है? तो अभी तक बोला कि जीरो में तो दोनों पार्ट जीरो है, रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, इजंट इट? जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। Yes. रियल पार्ट, अगर जीरो को मैं जेड बोलता हूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड भी क्या है? जीरो है, और इमेजिनरी पार्ट जेड भी क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब जीरो क्या है? जीरो इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। जीरो प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल दोनों है, होना भी चाहिए, क्योंकि जीरो जंक्शन पे है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, तो दोनों प्रॉपर्टी, दोनों का कॉमन पॉइंट है तो दोनों प्रॉपर्टी होगी। इट्स प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, बट इट इज नॉट इमेजिनरी, बट जीरो इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्यों इमेजिनरी नंबर नहीं बोल रहे हैं इसको? बिकॉज इमेजिनरी नंबर होने की कंडीशन क्या है भाई? किसी नंबर को इमेजिनरी हम कब बोलेंगे? जब उसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट हो, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट हो, जब उसका इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो ना हो। तो ये चीज अगर जीरो हो गई तब उसको इमेजिनरी नहीं बोल सकते, इसलिए जीरो को प्योरली इमेजिनरी तो बोल सकते हो बाय डेफिनेशन, क्योंकि रियल पार्ट जीरो है, बट इसको इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये सब बहुत माइन्यूट बातें हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. एनीवे, अंडर रूट जेड स्क्वायर मॉड जेड होता है रियल सेट पे, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस माइनस जेड होता है कॉम्प्लेक्स सेट पे। इसके बाद लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगली हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारा नोट कर चुके हैं, आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन 4 ways, प्राइमरली 4 ways, बट उसको अगर देखें तो 4-5 ways भी बोल सकते हैं। तो देर आर 4 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। One is called vector form और algebraic form। ये तो आपने सीख ही लिया, वेक्टर या algebraic form वही है क्या? When we are representing a complex number z as summation of purely real vector x and purely imaginary vector iota y। और इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा कंप्लीटली ड्रॉ किया था, बताया था, तो इसमें कुछ बात ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। आप ऐसे सीधे सीधे देख सकते हो कि अगर ये O है और ये P है, एक रियल नंबर X है और ये Y का आयोटा Y, इन दोनों वेक्टर का सम करके OP लिखा हमने। तो हमने बोला क्या? OP वेक्टर इज Z वेक्टर। तो Z वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर OP which is nothing but OA plus AP, and AP vector will be nothing but OB vector which is iota Y। So I will write this as x plus iota y। तो ये चाहे आप इसको अल्जेब्राइक फॉर्म बोलो, चाहे इसको आप वेक्टर फॉर्म बोलो, ये आपकी मर्जी है, दोनों सिनोनिमस है, दोनों सेम है। मॉड्यूलस ऑफ जेड, तो जब आपने वेक्टर की बात कर ली तो मॉड जेड और आर्ग्यूमेंट जेड भी आसानी से यहां पर डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपने एक वेक्टर ये लिया
और एक वेक्टर ये लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट में वेक्टर हमारा ये जेड वेक्टर आया, जिसको आप x प्लस आयोटा वाई बोल रहे हो। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपने बोला कि मॉड ऑफ जेड इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जीरो बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ओपी, एंड इट इज, आपने वो लिख ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, Right. दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब दूसरी पॉइंट आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट मतलब डायरेक्शन, कि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कैसे देंगे आप, तो आप हेडिंग देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है, तो लिखेंगे इट इज डायरेक्शन, इट इज एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड। जेड का पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड दैट इज ओपी वेक्टर with positive direction of real axis, with positive direction of real axis, real axis मतलब x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। काउंटर क्लॉकवाइज सिर्फ इसलिए क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव माना जाता है और क्लॉकवाइज मेजरमेंट नेगेटिव माना जाता है, तो आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं बट वहां माइनस करके एंगल लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। तो ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारा जो है थीटा, इट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हमने लिखा कि देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड शैल बी रिटन एज, क्या लिखेंगे, थीटा। नाउ हाउ टू डिटरमिन थीटा, जैसे आपने बोला कि मॉड कैसे डिटरमिन करेंगे, तो दिख गया कि भाई रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट के स्क्वायर को ऐड कर दो फिर स्क्वायर रूट ले लो, बट आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इस एंगल के लिए आई हैव टू लुक एट द राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ये Tan ट्रायंगल inverse PA by OA. टैन इनवर्स को हम अवॉइड करेंगे, टैन इनवर्स को अवॉइड करेंगे, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा क्यों। तो कई सारी बातें हैं थीटा को डिटरमिन करने के लिए, क्या क्या करेंगे तो ये भी लिख दो, टू फाइंड थीटा get these three relations। sin of theta क्या होगा, sin of theta is perpendicular by hypotenuse। what is the length of hypotenuse, it is mod z or Yes, sir. r which already been determined। तो mod z हम पहले ही निकाल चुके हैं, मतलब r की वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो sin theta is y upon r, agreed। Yes. और you may say y upon under root of x square plus y square, up to you, कुछ भी लिखो। तो बिकॉज y पता है, x पता है, देखते ही पता चल जाएगा, तो साइन थीटा लिख देंगे आप। इसी तरह से कोसाइन थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी कोसाइन ऑफ थीटा, इट इज x अपॉन r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन r, r मतलब x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर मुझे किसी एंगल का साइन और कोसाइन मिल जाए तो हम वो एंगल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सपोज आई हैव अ नंबर z विच इज 1 प्लस √3 आयोटा, तो ऑब्वियसली इसका x क्या हुआ, 1 हुआ, और y क्या हुआ, √3 हुआ, तो r क्या हुआ, मॉड z क्या हुआ, तो मॉड z इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3, 4 का रूट क्या हो गया, 2। मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, पॉजिटिव होगी, r की वैल्यू आ गई, तो व्हाट इज साइन थीटा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, y इज √3, y अपॉन √3/2, एंड cos थीटा, अब देखो अगर साइन की वैल्यू √3/2 आई तो एंगल की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, एंगल Yes. 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री भी हो सकता है और 120 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव आता है।
ऐसे ही cos थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, तो cos थीटा क्या आएगा, हाफ। अब साइन और कॉस दोनों अगर आपने पता कर लिए, साइन भी पॉजिटिव आ रहा है, कॉस भी पॉजिटिव आ रहा है, तो अब हमारा जो केवल अगर हम केवल साइन बोलते हैं, साइन या केवल कॉस, तो एम्बिग्यूटी आती। जैसे मैं बोलूं कॉस थीटा हाफ है, तो आप बोलेंगे अच्छा कॉस थीटा हाफ है तो 60 डिग्री का कॉस हाफ होता है, और 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री का भी कॉस हाफ होता है, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। Yes. और साइन की वैल्यू मैं दूंगा तो आप बोलोगे फर्स्ट एंड सेकंड दो एंगल आएंगे, तो जब अकेली साइन की वैल्यू अकेली कोसाइन की वैल्यू से हमेशा दो एंगल्स आएंगे, एक चारों क्वाड्रेंट को मिला करके। तो जब ये दोनों को ले लोगे तो अपने आप वो एक एंगल रूल आउट हो जाएगा। जैसे अब क्लियर हो गया ना कि साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं, तो एंगल थीटा लाइज इन First one. फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कौन सा थीटा है जो ये दोनों बातों को सेटिस्फाई करता है, तो 60 डिग्री, या इसी को हम पाई बाई 3 भी बोलते हैं, क्योंकि नाउ ऑनवर्ड आप एक बात याद रखना कि पाई एंगल का रेडियन मेजरमेंट होता है, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल का 360 डिग्री, और ये याद रखना सिर्फ पाई रेडियन इज 180, तो अपने आप कन्वर्ट कर लेना पाई में, क्योंकि वी विल हैव अ नेचुरल हैबिट ऑफ राइटिंग द एंगल इन पाई, वी विल नॉट यूज द डिग्री मेजर। तो एक आदत डालो, ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट करूंगा अभी छुट्टियों के बाद, तो उसमें तो एक ही लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, अपने आप हैबिचुअल हो जाएंगे आप, बट तब तक आप पाई में कन्वर्ट करके देखो इस वाले फार्मूले से। मोरओवर, तो आर्ग्यूमेंट भी आ गया जी, आर्ग्यूमेंट पता चल गया और मॉड्यूलस पता चल गया। समझ में आ रहा है ना कैसे हम मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट निकालेंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो वेक्टर फॉर्म क्या है, और वेक्टर फॉर्म का मतलब कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर से डिनोट करना, और पोजीशन वेक्टर में एक लेंथ होती है और एक उसका डायरेक्शन होता है। लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ जेड और डायरेक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज ऑल। नाउ आगे चलो, मैं यहां तक नोट कर लिया। Excuse me, sir. Yes, sir. सर आपने आर्ग्यूमेंटल जेड में लास्ट लाइन क्या लिखी है? लास्ट लाइन मतलब डेफिनेशन में। hopefully you are talking about it is an angle made by position vector of z, that is OP vector with positive direction of real axis in counter clockwise sense, counter clockwise sense. Yes, sir. Thank you, sir. Anti clockwise sense। तो इसके बाद आते हैं कि ये तो पूरा वेक्टर फॉर्म के बारे में बताया, बट एक चीज ध्यान दो कि है तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट ही ना, और हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है, तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम x, y भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes. तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो लिख दो कार्टेशियन फॉर्म, यहीं पर एक लिख दो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इसी z को क्या बोलेंगे, तो z विच इज x प्लस आयोटा y is also denoted as x comma y, ordered pair x comma y, और point x comma y, point p x comma y। तो every number, every complex number is located as a point in xy plane। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का या आर्गेंट प्लेन का हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच यू कैन थिंक विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्न एज अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब ये बात कवर हो गई कि ये पूरा जो आर्गेंट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, रियल और इमेजिनरी का कंबाइन करके जो प्लेन बन रहा है, वो प्लेन का हर पॉइंट एक नंबर है और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट्स इट। और ऐसे हर एक नंबर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, इट इज वेरी क्लियर। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना, दैट इज आल्सो क्लियर। तो यहां तक बात क्लियर है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म भी समझ में आ गया। अब यहीं पर एक और पॉइंट देखो, ये अगर आप नोट करो तो मैं ये सारा चीज हटा रहा हूं अभी, तो लेट मी रिमूव, गेट रिड ऑफ ऑल दिस डिस्कशन। कार्टेशियन फॉर्म भी आ गया।
ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। हाँ, फिर से इसी डायग्राम पर देखो। इफ आई आस्क यू दैट ये लेंथ अगर r है, ध्यान से सुनो, ये लेंथ r है और ये एंगल थीटा है, तो व्हाट इज x? ये जो x है यहां से यहां तक, ये इसको r cos थीटा नहीं लिख सकते? Yes, sir. r cos थीटा, बिकॉज x वही, बिकॉज अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि x अपॉन r इज cos थीटा, एंड y अपॉन r को क्या बोला था आपने? sin थीटा। इसका मतलब है कि जब x को r cos थीटा लिख सकते हैं तो y को हम r sin थीटा भी लिख सकते हैं। और ये कंपोनेंट से भी पता है कि r cos थीटा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में r को रिजॉल्व कर दो। तो यहां से हमें एक बात और पता चली, क्या? कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर z को आपने लिखा x प्लस आइटा y, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या? कि दिस z कैन ऑल्सो बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा। तो रिप्लेसिंग, इसका मतलब हम बोल रहे हैं क्या? रिप्लेसिंग x by r cos theta as per the diagram and y as r sin theta, we can say that the complex number z can be written as r कॉमन ले लो तो क्या आया? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसी को this representation is also known as, it is also known as, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। इसको आप चाहे मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोलो, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, इसी को पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नेम हैं। तो नोन एज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मतलब आर कॉमा थीटा, और मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। R is modulus, mod z, and theta is argument। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ दो चीज की जरूरत है, एक मैग्नीट्यूड, एक आर्ग्यूमेंट, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, दैट्स इट। और जब हम पूरा का पूरा उसको ऐसे अलजेब्राइकली r cos थीटा प्लस, सॉरी, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, तब इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म। तो कहीं पर अगर आप बोले कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो मतलब ऐसे लिखना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो मतलब आर कॉमा थीटा के फॉर्म में लिखना है, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म मतलब है ऐसे लिखना है। तो यही फॉर्म जो है, इसी को पोलर फॉर्म भी बोल सकते हो, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक भी बोल सकते हो, इसी को मॉड्यूलस आर्गुमेंट भी बोल सकते हो। तो ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं आई थिंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस the following in various form of representation। पहला, √3 प्लस आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट फॉर्म में लिखो, ऑब्टेनिंग मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, ऑब्टेनिंग मॉड जेड एंड आर्ग्यूमेंट जेड। ये तो निकालना ही पड़ेगा किसी भी फॉर्म में लिखने के लिए, ये जेड है। हाँ जी बताओ, ये दो नंबर में दे रहा हूं, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा या -1 प्लस आयोटा। चलो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बताओ, दोनों का आर्ग्यूमेंट बताओ, और दोनों को पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करो।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉड जेड क्या आया, 2 हाँ √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 + 1 इज 4 का रूट, 4 का रूट इज 2। अब प्लीज क्या नहीं करना है वो समझो। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते समय लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। नहीं भाई, आयोटा नहीं, वाई, आयोटा वाई का नहीं स्क्वायर करते हैं, वाई का, इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा इंक्लूडेड नहीं होता, तो ये मॉड जेड आ गया। अच्छा, आर्ग्यूमेंट जेड कैसे निकालेंगे, हाउ टू गेट आर्ग्यूमेंट जेड? So sin theta और cos theta हाँ, तो आप Sin theta लिखेंगे cos साइन theta. ऑफ थीटा, वेरी गुड। साइन थीटा क्या आएगा, तो 1/2 साइन 1/2. थीटा आ गया 1/2, 1/2. और कॉस थीटा क्या आ गया, √3/2 √3/2। तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का थीटा ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन सा एंगल थीटा करता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 5/6. π/2 का 1/3, π/6। 90 डिग्री होता है π/2, तो उसका 1/3 कर देंगे तो π/6। तो अब मेरे को देखो थीटा मिल गया, हमें मॉड्यूलस मिल गया, आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। Yes, sir. हाँ कर दो फटाफट जल्दी से। तो देयरफॉर यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या लिखा जाएगा, लिखो यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज कार्टेशियन फॉर्म क्या है इस नंबर का, कार्टेशियन फॉर्म, तो √3,1 बस, पॉइंट कोऑर्डिनेट है ना। फिर दूसरा पोलर फॉर्म क्या है इसका, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड कॉमा आर्ग्यूमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड 2 कॉमा π/6, एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, या हालांकि पोलर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक या मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्यों, क्या होगा, तो 2 टाइम्स cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये हो गया कि कैसे वेरियस फॉर्म में हम ले जाएंगे नंबर को। ठीक है जी, तो दैट्स इट। ऐसे बी पार्ट का आंसर कर दो, चलो ए पार्ट का मैंने पूरा किया, बी आप बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना होगा तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में दिखाना होगा तो क्या करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए आप इसका डायग्राम बनाएंगे ऐसे, इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करेंगे, रियल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और फिर वो पॉइंट मार्क करेंगे। इसीलिए तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमेशा पहले कार्टेशियन फॉर्म को लिखना चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। कौन सा पॉइंट था, √3,1, तो √3,1 पॉइंट कहाँ होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट √3 मान लो और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, रफली यहाँ पर है ऐसे। तो हमने फटाफट इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में उसको डिनोट कर दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है जी, सर मुझे कंफर्म करना था कि मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक ही है ना, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ एक ही है, ओके सर. मॉड्यूलस आर्गुमेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक ही है, बिल्कुल एक ही है। ये है, मतलब है √3,1 पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके ये वेक्टर फॉर्म आ गया आपका। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में लिखा गया है, और इसको देखते ही यहाँ पर देखो मॉड्यूलस मॉड जेड दिख रहा है, और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट जेड दिख रहा है, इसीलिए इसको मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोलते हैं। तो कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, उसका प्रेजेंटेशन अपने आप बता रहा है कि यही ट्रिग्नोमेट्रिक है, यही मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट है। यस सर. तो सिमिलरली अगर हम ये वाले पार्ट को करें, -1 प्लस आयोटा, इसका लोकेशन कार्टेशियन में कहाँ होगा, -1,1, सेकंड क्वाड्रेंट.
हाँ -1,1 यहाँ है -1,1 और इसका जो वेक्टर फॉर्म हो गया ये हो गया। अब कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म में जाना सबसे कन्वीनियंट और करेक्ट वे है रिप्रेजेंटेशन का। पहले कार्टेशियन प्लॉट करो, अब वेक्टर फॉर्म में जाना बहुत आसान है। देखो ये लेंथ कितनी है 1 है और ये लेंथ भी कितनी है 1 है, तो ये हो गया √2 पाइथागोरस से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी पार्ट का आंसर में मॉड z क्या आ गया √2 और आर्ग्यूमेंट z क्या आया आर्ग्यूमेंट z। तो आर्ग्यूमेंट z के लिए बेटा आपको ये एंगल चाहिए, ये वाला 135 हाँ 135 वेरी डिग्री। करेक्ट, क्योंकि ये वाला एंगल तो क्लियर दिख रहा है कितना है 45 डिग्री। तो ये थीटा हो गया हमारा 135 डिग्री। 135 का मतलब क्या हो गया 3π/4। 3π/4 यस 45 का ट्रिपल है तो 3π/4 ये थीटा हो गया। तो अब इसको अगर आप बोले कि इसका आप पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखो या मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म लिखो तो क्या लिखोगे √2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। That's it. तो होपफुली सारी बातें समझ में आ गई। आगे चलो। यस सर। सर यहाँ पे मतलब हम एक ही चीज को बस अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब डिफरेंस है इनमें? हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक ही नंबर को लिखने के कई सारे वेज हैं और वो कई सारे वेज इसलिए डिवाइस किए गए हैं क्योंकि जब आप अलजेब्रा करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कभी वो अलजेब्राइक फॉर्म से करने पर इजी होगी, कभी वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ले जाके रिड्यूस करोगे तो ज्यादा आसान होगी, कभी आप पोलर या वेक्टर फॉर्म में करोगे तो ज्यादा आसान होगा, और समटाइम्स ये सारे फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और आपको एक नए फॉर्म पे ले जाना पड़ेगा, यूलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस वजह से अलग अलग फॉर्म डिवाइस किए गए टू डील विद द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिप्रेजेंटेशन बनाए गए अलग अलग। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो चलो भाई मॉड्यूलस का आइडिया समझ में आ गया, आर्गुमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और मैंने बोला कि आर्गुमेंट के लिए tan वाला हम मिनिमल यूज करेंगे। tan थीटा इज y/x, बिल्कुल दिख रहा है कि y/x होगा, लेकिन इसकी ट्रबल क्या है, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब तो ये सही आंसर देगा, बाकी केसेस में एम्बिग्यूटी होगी। तो टू अवॉइड एम्बिग्यूटी हम लोग tan की बजाय साइन और कॉस पे जाएंगे। अब वो एम्बिग्यूटी क्यों होगी, पोलर फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया, ये सारा डिस्कशन हो चुका है। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि एम्बिग्यूटी क्यों होगी, जरा मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको। इस लाइन का पर्पस क्या है, क्यों मैंने ये मेंशन किया। देखो मान लो एक नंबर है कुछ भी ले लो, जैसे कि 1,√3 है मान लो, ठीक है, और एक नंबर है -1,-√3, पीछे होगी जैसे इसके -1,-√3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 -i/√3 और ये नंबर है 1 + i/√3। ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, दे आर नॉट सेम नंबर्स। आई होप यू एग्री। यस बट इफ आई से दैट tan थीटा क्या होगा, tan ऑफ थीटा, तो आप बोलोगे कि अगर आप tan थीटा बोलते हैं y/x ना, तो यहां बोलोगे आप √3/1 देयरफॉर √3, तो आप प्रेडिक्ट करोगे थीटा इज इक्वल टू π/3। बट जब इस केस के लिए Z2 के लिए आप tan ऑफ थीटा लिखोगे और y/x का फार्मूला लिखोगे तो आएगा -√3/-1, दिस इज ऑल्सो √3, and therefore you have a chance to write theta as π/3, which is anyway wrong, because the argument of this number, argument for this number will be, इसका वेक्टर ऐसा है जी, ऐसा ये वेक्टर है, इसका आर्ग्यूमेंट ऐसा ये एंगल होगा। तो जो आपका ये फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट का है tan थीटा इज y/x से जो आर्ग्यूमेंट आप प्रेडिक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला आपको एक रॉन्ग नोशन देगा, गलत रिजल्ट देगा। कौन सी एंगल के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की लोकेशन के लिए सेम एंगल बता देगा, जबकि वो गलत होगा। ऐसे जो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगी और जो फोर्थ में होगी, दोनों का वो सेम एंगल बताएगा, जो कि
रॉन्ग होगा, इसलिए मैंने बोला कि tan को मत यूज करो। अच्छा, दूसरी बात है कि इवन अकेला साइन भी गलत देगा, अकेला कोसाइन थीटा यूज करोगे तो भी 2 एंगल आएंगे, सिंगल साइन से भी 2 एंगल आएंगे, सिंगल कॉस थीटा से भी 2 एंगल आएंगे, सिंगल tan से भी 2 एंगल आएंगे। इसलिए इन तीनों में से कोई 2 लेकर के यूज करो तो हमेशा यूनिक एंगल मिलेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू, यू आर सजेस्टेड टू फॉलो, राइट। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिख दो, यूलर फॉर्म, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, यूलर फॉर्म क्या है। तो एक मैंने बताया था लेनार्ड यूलर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बेसिकली आयोटा को रिप्रेजेंट किया, सिंबॉलिक नोटेशन दिया। उन्होंने ही ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन का स्टडी जब वो कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री को कंपाइल कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सपोनेंशियल सीरीज पर भी उन्होंने काम किया और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर भी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ये आपको पता चलेगा जब मैं इनफिनाइट सीरीज पढ़ाऊंगा तब, अभी आपको सिर्फ याद रखना है, लर्न करना है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसको बोला e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि जब इन्होंने कॉस थीटा की सीरीज लिखी और साइन थीटा की सीरीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करके लिखा तो उनको एक ऐसा सीरीज मिला 1 प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे इन्फिनिट सीरीज मिल गई। फिर उन्होंने देखा अच्छा ये तो e की पावर आयोटा थीटा का एक्सपेंशन है, तो ही ऑब्जर्व दैट दिस फंक्शन कैन बी एक्सपोनेंशियली रिटन एज दिस फंक्शन, and therefore he said that since complex number z which is x plus iota y has been already represented as r times cos theta plus iota sin theta by converting from algebraic to polar form, and because cos theta plus iota sin theta itself is can be represented by an exponential form this, so उन्होंने बोला कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा। अब ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी था, क्यों? क्योंकि ऐसे रिप्रेजेंटेशन में जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस √3 आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा अपॉन समथिंग 1 माइनस √3 आयोटा, अब मैं बोलूं इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा? तो अल्जेब्राइक फॉर्म या पोलर फॉर्म में या मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ले जा करके इसको सिंप्लीफाई करना वाज वेरी टीडियस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी अल्जेब्राइक फॉर्म से भी करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको रियलाइज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट अगर इसी को ऐसा लिखा जाए, मान लो ये पहली नंबर है r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि पोलर फॉर्म में लिख करके मैं ऐसा हर नंबर को r e की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूं। तो इफ आई नो r, इफ आई नो थीटा, दैट यू नो हाउ टू फाइंड r एंड थीटा फॉर एनी नंबर, और ये नंबर हो जाएगी r2 e की पावर आयोटा थीटा 2, ये नंबर हो गए r3 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 3 अपॉन r4 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 4। एंड नाउ यू नो exponential form is the best form to multiply and divide, to raise the power, to take the log। तो ये चार ऑपरेशन प्रोडक्ट, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन एंड लॉगरिथमिक ऑपरेशंस अगर करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। देखो क्या हो गया, r1 इंटू r2 इंटू r3 अपॉन r4, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट क्या आएगा रिजल्टिंग नंबर का, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 4। Yes. तो विद इन सेकेंड, मतलब विद इन सेकेंड यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, यू कैन फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, यू कैन प्लॉट द नंबर, यू कैन लोकेट द नंबर। तो ये वजह थी कि यूलर का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये सबसे पाथ ब्रेकिंग हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, क्योंकि कैलकुलस करना, ऑपरेट करना सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि ये दो टर्म के बजाय सिंगल टर्म में डील करने लगे, एक सिंगल फंक्शन जैसा डील करने लगे। तो ये एक यूलर फॉर्म है। बट आपके लिए थोड़ा अलार्मिंग ये है कि अपने स्कूल एग्जाम में आप इस फॉर्म का कतई जिक्र नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? Use नहीं करें। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेंशन भी मत करना यूलर फॉर्म, नहीं तो अगर आपको 3 नंबर का प्रॉब्लम है ना तो 1/3 भी नहीं देंगे, वो सीधे 0 देंगे, 0। तो आपको स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसको नहीं यूज करना है।
आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं, और वहां धड़ल्ले से यूज करेंगे हम, लेकिन स्कूल एग्जाम में हम पोलर फॉर्म या वेक्टर फॉर्म में ही अपने आप को कन्फाइन करके रखेंगे। तो दिस वाज समथिंग नोन एज यूलर फॉर्म। तो यूलर फॉर्म वाली कहानी खत्म हुई। आई एम वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये पूरा डिस्कशन हो गया। अब कुछ कुछ पॉइंट्स मैं पूछ रहा हूँ, आंसर देंगे। कॉन्सेप्चुअल बातें डिस्कस हो रही हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअली आंसर देना। मैंने बोला एक नंबर है जो प्योरली रियल है और पॉजिटिव है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। हाँ, ये देखो ना मैंने क्या बोला, यूलर फॉर्म इज कन्वीनियंट फॉर डिवीजन, जहां कहीं नंबर का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर का, या एक्सपोनेंशिएशन करना हो, पावर रेज करनी हो, या उसका लॉग लेना हो, या इरेशनल फंक्शंस ऑपरेट करने हो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो यूलर फॉर्म सबसे कन्वीनियंट और सबसे स्मार्ट वे होगा रिड्यूस करने का। नाउ अप टू जो भी डिस्कस किया उस पे, अगर जेड प्योरली रियल एंड पॉजिटिव है, ध्यान से समझना, आंख बंद करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि जेड की लोकेशन कहाँ होगी, उसका वेक्टर कैसा होगा, और उसका आर्ग्यूमेंट बताएंगे। तो आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा, 0। 0, क्योंकि पॉजिटिव रियल वेक्टर्स हमेशा हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड होंगे, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कोई एंगल नहीं बनेगा, तो आर्ग्यूमेंट जेड इज 0। वेरी गुड। इफ जेड इज प्योरली रियल एंड नेगेटिव, पाई 180 pi, argument z will be pi, very right. If z is purely imaginary with positive imaginary part, पाई बाय 2। that means z is y times iota where y is greater than 0, तो argument z will be pi by 2, 90 degree angle बनेगा। And if z is purely imaginary with the negative imaginary part, then argument z is 3 पाई बाय 2। either you say 3 pi by 2 or you may say negative of pi by 2, तो एक ही बात है, that is also true। अच्छा, ये सारे डिस्कशन में एक नंबर यूज नहीं हुई, कौन सी नंबर इस पूरे डिस्कशन में कवर नहीं हुई, 0। पॉजिटिव रियल नंबर आ गया, नेगेटिव रियल नंबर आ गया, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव वाली सारी नंबर आ गई, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव वाली सारी नंबर आ गई, रियल और इमेजिनरी एक्सेस की सारी नंबर्स आ गई, ठीक है। तो 0 नहीं आई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 क्या है, तो 0 जो वेक्टर है, नल वेक्टर, 0 वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी ओरिजिन है और फाइनल पॉइंट भी ओरिजिन है, तो उसकी डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इट हैज इनडेफिनिट आर्ग्यूमेंट, नॉट डिफाइंड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ टेक्निकली जो बातें आपको जाननी चाहिए वो मैंने बताई। पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका वेक्टर ऐसा होगा, इसलिए उसका आर्ग्यूमेंट z 0 था। नेगेटिव नंबर कोई भी है तो इधर लोकेटेड होगी तो उसका वेक्टर लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड होगा, ऐसा होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट z पाई था। और पॉजिटिव a आयोटा a पॉजिटिव तो वेक्टर अपवर्ड होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट z पाई बाई 2 है। और डाउनवर्ड वेक्टर अगर है तो आर्ग्यूमेंट z माइनस पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 है, दैट्स वेरी ट्रू, 270 डिग्री। और इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में अगर नंबर कहीं पर भी है तो उसका आर्ग्यूमेंट z निकालने का पूरा प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया कि ये ऐसे वेक्टर मार्क करना, फिर ऐसे ट्रायंगल बनाना, फिर पॉजिटिव रियल एक्सिस से उसका एंगल लेना है, हमें ऐसे एंगल लेना है। अब ये एंगल के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब कोई नंबर मान लो यहाँ है, यहाँ पर z यहाँ है, तो उसका आर्ग्यूमेंट कैसे मेजर करेंगे हम, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाएंगे और फिर ये ट्रायंगल ऐसे परपेंडिकुलर मार्क करके इसका ट्रायंगल बना देंगे, बट आर्ग्यूमेंट z मेजर करते समय विल अगेन गो इस वेक्टर का कंप्लीट रोटेशन, पॉजिटिव रियल एक्सिस से रोटेशन को पूरा ये थीटा हुआ, या अगर ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव जितना एंगल है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, और अगर ये थीटा है तो दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं। अब ऑब्वियसली आप कैलकुलेट तो यही वाला करेंगे ट्रायंगल से, और फिर 2 पाई माइनस थीटा करके आंसर कर देंगे। तो अगर मान लो ये एंगल अल्फा कैलकुलेट किया तो एक्चुअली थीटा क्या होगा, तो थीटा तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। एनीवे, यहां तक बात समझ में आ गई तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। Yes, sir. सर एक बार यूलर फॉर्म वाला दिखा दो थोड़ा सा रहेगा, यूलर फॉर्म वाला क्या दिखा दूं बेटा, जो ये सर बंद हो गए थे यही ये सर, इससे पिछले वाला जो आपने लिखवाया था।
जो मैंने लिखवाया था, ये लिखवाया था मैंने। Yes. Okay. ठीक है जी। तो अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि दो आर्टिकल, थोड़ा सा समय लूंगा मैं, 5-7 मिनट और, है ना। इंटर कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करना है अगर आपको, तो मतलब वेक्टर टू पोलर, और पोलर टू वेक्टर फॉर्म के लिए कैसे करेंगे, और इस पर कुछ सम्स करके तभी क्लोज करेंगे आज की कॉल को, ठीक है। तो जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z गिवन एज x प्लस आइटा y, तो आपको स्कूल एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना वो पहले मैं बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लेट mod of z is equal to r and argument of z is equal to theta, therefore z can be written as x plus iota y can be written as क्या, r पोलर फॉर्म, पोलर जब r दे मैग्नीट्यूड है, थीटा आर्गुमेंट है, तो z क्या हो गया, r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टोरियली ट्रीट कर रहे हैं, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगी, जब उनका क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल सेम होगा। हाँ, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रियल पार्ट इमेजरी पार्ट से नहीं इक्वेट हो सकता, इमेजिनरी पार्ट रियल से। तो z1 इक्वल टू z2 का मतलब क्या होता है, दिस एम्प्लाइज, दो मतलब होता है। एक तो तरीका ये होता है कि आप बोलो कि भाई वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड मैच कर जाए एंड उनका आर्ग्यूमेंट मैच कर जाए। एक तो इक्वालिटी का ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इक्वालिटी की क्या है कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, टू डायमेंशन के वेक्टर अगर हैं तो x कंपोनेंट मैचेस विद x कंपोनेंट, y विद y, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इक्वालिटी में यही दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की बात आएगी तो आइदर आई विल गो बाय दिस रूल और आई विल गो बाय दिस रूल, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पता है हमें, राइट। तो यहां पर क्लियरली मेरे को क्या पता है कि इधर भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर भी आप उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट। फ्रॉम LHS एंड RHS क्या मिलेगा आपको, बोलो भाई। x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि इसका ओपन करोगे तो रियल पार्ट इसका r cos थीटा आएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा टाइम्स r sin थीटा, तो y आ गया r sin थीटा। तो ये जो दो फाइंडिंग है, यही दो फाइंडिंग से अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म में भी चले जाएंगे और पोलर से कार्टेशियन में भी आ जाएंगे, इन्हीं दो फाइंडिंग से। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे पोलर से कार्टेशियन जाना है तो हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर, एंड देयरफॉर आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कार्टेशियन से पोलर में जा रहे हैं, आर की वैल्यू आ गई एंड थीटा, फॉर थीटा आई विल गेट, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू फीड कर दो, तो cos थीटा इज x अपॉन r एंड sin थीटा इज y अपॉन r।
एंड सो गेट थीटा। कर चुके हैं एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसलिए आपको पता लग गया। अच्छा, जब आपको कार्टेशियन से पोलर में जाना तो ये प्रोसेस है, और पोलर से कार्टेशियन में जाना तो कुछ करना ही नहीं है। एक्स, जहां एक्स है वहां पर आर कॉस थीटा लिख दो, जहां वाई है वहां आर साइन थीटा लिख दो, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोलर टू कार्टेशियन का ये प्रोसेस है। लेकिन जब मैं एग्जाम में कर रहा हूँगा, मतलब स्कूल एग्जाम में ऐसे लिखोगे, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में, अभी करके एक क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं। बट जब मुझे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम करना होगा, तब मैं ऐसे नहीं, इतना पूरा कहानी नहीं करूंगा। तब हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म, नंबर को लोकेट करो x, y ऐसे, फिर उसका वेक्टर मार्क करेंगे, और फिर ऐसे एक ट्रायंगल, उसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कि बिकॉज ये y है ये x है, तो गेट r एज अंडर रूट एक्स का प्लस, डायरेक्टली क्यों ये सब कहानी करने जाएंगे। और r आ गया तो ये एंगल चाहिए, तो वही बात है, तो थीटा भी आ जाएगा, तो गेट r एंड थीटा। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपको फटाफट कन्वर्ट करके बताना है, पोलर r एंड थीटा एंड यूलर फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, express the following complex numbers to polar and Euler form. Express to polar and Euler form. Obviously आपको मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फाइंड करना ही पड़ेगा। A 3B minus √3 C iota √3 D minus 2√3 iota E 1 plus iota F minus √3 plus iota। चलो जी फटाफट, इसमें से एक फॉर्म को मैं पूरा स्कूल के तरीके से करके दिखा रहा हूं, एक फॉर्म को, एफ पार्ट पूरा करके दिखा रहा हूं। ठीक है जी, हमने बोला कि लेट -√3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड देन कंपेयरिंग द, वही वो सब कहानी में लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ LHS एंड RHS। उसके पहले ये भी लिख देंगे कि मॉड z इक्वल टू r एंड आर्ग्यूमेंट z थीटा मान लिया मैंने। इसके बाद एंड देयरफॉर करके लिखेंगे यहाँ पर, तो r cos थीटा इज माइनस ऑफ √3, r sin थीटा इज 1, एंड देयरफॉर स्क्वायरिंग एडिंग किया, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, इसको सेकंड इक्वेशन, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4, तो r इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस 2 आएगा, बट r पॉजिटिव होता है ना, मैग्नीट्यूड है, इसलिए सिर्फ 2 ही लेंगे। r2 आ गया तो किसी फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो कोसाइन थीटा आ गया माइनस √3/2, एंड साइन थीटा क्या आ गया, हाफ। कौन सा क्वाड्रेंट, तो थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट, अच्छा अगर साइन हटा दो तो कौन से एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल का साइन हाफ होता है, 30 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब थीटा की वैल्यू जो आएगी 180 माइनस 30, 150 डिग्री, और इसी को लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। r मिल गया बेटा मुझे 2, एंड थीटा आइडेंटिफाई हो गया 5π/6। तो पोलर फॉर्म इस नंबर का क्या आया, जिस नंबर को मैं -√3 प्लस आयोटा बोल रहा हूं, उसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/6।
और इसी को यूलर फॉर्म में लिखना होगा, यूलर फॉर्म में, तो नथिंग डूइंग, यूलर फॉर्म भी यहाँ पर आराम से मेंशन किया जा सकता है, क्या 2 इंटू ई की पावर आयोटा 5 पाई बाई 6। तो ये पूरी कहानी हुई। अब देखो ये सारा फॉर्मेलिटी है, यहां से यहां तक जो कर रहे हैं ना, इट इज ऑल फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर मुझे इसको करना है ना तो ये काम बड़ा आसान था। जरा डायग्राम पर देखो, देखो कितना आसान था। सबसे पहले मैं पॉइंट लोकेट करता, तो पॉइंट हमारा क्या है, -√3, 1। तो -√3, 1 यहां कहीं होगा, यहां -√3, 1। मैंने बोला ना सबसे पहले आप उसका पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में लोकेट करो। अब फिर उसका वेक्टर मार्क करो, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने दिखा दिया ऐसे, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर आ गया तो इधर से ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है 1 और ये लेंथ कितनी है √3, तो ये एंगल तो डिसाइड हो गया। tan थीटा 1/√3, तो एंगल π/6 है, π/6 30 डिग्री। और आर्ग्यूमेंट ये अगर पोजीशन वेक्टर था इस नंबर का, तो इसका आर्ग्यूमेंट तो ये होगा ना, ये थीटा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा क्लियरली दिख रहा है, पाई माइनस π/6, 5 π/6। और लेंथ मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 हो गया। तो r की वैल्यू 2 आ गई। तो देखो तुरंत मैंने लिख दिया r इज, तो z हमारा क्या आ गया, z हमारा क्या आ गया 2 टाइम्स cos π/6, 5 π/6 प्लस आयोटा साइन 5 π/6। और इसी को हम 2 e की पावर आयोटा 5 π/6 लिख देंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी है ऐसे काम करने की, काम ऐसे करेंगे और स्कूल एग्जाम में थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करके थोड़ा मसाला लगा के लिख देंगे, दैट्स इट। तो जैसे ये हो गया। अब मैं चाहूंगा कि ये सारे पार्ट वर्बली फटाफट जल्दी जल्दी बोल जाओ आप। अब ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, यू कैन गो बाय सिंपली दिस लास्ट, ये जो डिस्कशन है, तो ये सारा मैं हटा रहा हूँ, ये आपके लिए जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन था। 1-2 क्वेश्चन में करके मैंने दिखा दिया कि ऐसे आप स्कूल में आंसर लिखेंगे, ये तो लिखना ही नहीं पड़ेगा लास्ट से। हाँ जी, चलो बताओ बताओ फटाफट, पहला पार्ट का आंसर बोलो। 3 times e raised to power of I multiplied by 0. हाँ, तो पहले पार्ट में जब मैं बोला हूँ पहले पार्ट का आंसर बताओ, तो इसका मतलब है कि आई विश दैट यू कुड लोकेट एंड फाइंड 3 तो क्लियर दिख रहा है कि लोकेशन यहाँ है, तो एंगल 0 है और लेंथ 3 है इस वेक्टर का। तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, 3, 0, ये कार्टेशियन फॉर्म है। एंड देन mod z इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखेंगे 3 टाइम्स cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, या इसी को 3 e टू द पावर आयोटा 0 भी लिख सकते हैं। एनीवे पहला पार्ट सिंपल है। दूसरा -3 ब्रैकेट cos pi प्लस आयोटा से। हाँ जी, तो इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो -√3, 0, लोकेशन यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं -√3, 0, वेक्टर ऐसा होगा, ऐसा एंगल पाई होगा, मैग्नीट्यूड mod z क्या आ गया √3, आर्ग्यूमेंट z क्या आ गया पाई। तो पोलर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे बेटा, √3 टाइम्स cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। और इसी को यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो √3 e की पावर आयोटा पाई, ये भी हो गया। गो अहेड। सर इसमें Z 3 नहीं आना चाहिए। हाँ बोलो बोलो, क्या बोला, क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे बोल दे सर हैं? आ गया, सर हो गया। हाँ, ये नंबर कहाँ है, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर यहाँ पर होगी, यहाँ इसका वेक्टर ऐसे मार्क होगा, ऐसा। इसका एंगल क्या हो गया π/2, इसका लेंथ क्या हो गया √3,
तो यहाँ पर भी वही इसको 0,√3 से डिनोट करेंगे। ये 0,√3 लोकेशन पहले मैं देख रहा हूँ, फिर उसका वेक्टर, फिर एंगल, फिर लेंथ। तो आ गया mod z इज इक्वल टू √3, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू π/2। तो पोलर फॉर्म में नंबर को क्या लिखेंगे आप? इस नंबर को पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? √3 √3 cos π/2 plus iota π/2 plus iota sin sin π/2, that is equal to √3 times e की पावर iota π/2। सो ये भी हो गया। ऐसे ये और ये, जल्दी बोलो। सर डी पार्ट में √2 e की पावर I π/4। √2 e की पावर I π/4। तुम डी पार्ट बता रहे हो कि ई पार्ट? e पार्ट। पहले डी तो बता दो। डी में सर 2√3 और e की पावर I minus π/2। हाँ, ये कहीं यहाँ ऐसे नंबर होगी यहाँ, और इसका वेक्टर ऐसे फॉर्म होगा। 0,-2√3 नंबर है, आ जाएगा तुम्हारा 2√3। एंगल क्या होगा? चाहे ऐसे, हाँ, तो cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, एंड 1 प्लस आयोटा होगा तुम्हारा 1,1 यहाँ पर। अब 1 प्लस आयोटा के लिए योर पोजीशन विल वेक्टर विल लाइक दिस, एंड इसका लेंथ हो जाएगा √2। बिल्कुल सही बोला था आपने। एंगल 45 डिग्री होगा π/4। तो mod z की वैल्यू आ गई √2 एंड थीटा हो गया π/4, और पोलर फॉर्म इसका हो जाएगा z इज इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, या इसी को √2 टाइम्स e की पावर आयोटा π/4। तो ये है कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जब ये आ गया तो हम वेरियस तरीके से रिडक्शन सीख जाएंगे, अलजेब्राइक रिडक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हाँ, अब एक बात डिसाइड करना है कि इसके बाद जो अलजेब्रा वाला पार्ट है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये सारी बातें अब आफ्टर वेकेशन करेंगे, या आप बीच में कुछ क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आई एम ओपन टू ऑल, केवल आपकी बैच का, क्योंकि बाकी बैचेस के लिए तो ऑफ कर दी गई है। तो आप बताओ कैसे क्या करना है। सर अगर अर्ली मॉर्निंग हो सके क्लासेस फिर तो कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो सकेगा बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने 1-2 बार लगा के देखा है क्लास अभी अर्ली मॉर्निंग में, उसमें क्या था ना कि एब्सेंट बहुत होते हैं बच्चे। अर्ली मॉर्निंग अभी मैं संडे को +2 बैच की क्लास लगाई अर्ली मॉर्निंग। पता है कुछ आउट ऑफ 36 केवल 16 बच्चे भी नहीं प्रेजेंट थे। सर वैसे फिजिक्स की होती है हमारी तो अर्ली मॉर्निंग। हाँ, वो भी बात है, फिजिक्स वाले सर मैं छुट्टी नहीं करी। तो कोई 1-2 लेक्चर प्लान कर सकते हैं, इफ यू विश आई कैन। ठीक है, तो फिर हॉलीडेज के बाद ही कर लेंगे ना सर, चलो 2-3 holidays- लेक्चर की तो हॉलीडे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि सैटरडे संडे, चलो मैं अगर क्लास जब रखनी होगी तो मैं बता दूंगा। अगले 4 दिन तक हॉलीडे ही रखो, 4-5 दिन तक। अगर रखना होगा तो हम लोग संडे वगैरह को क्लास रख लेंगे। सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही कराना है तो कंटिन्यूटी नहीं टूट जाएगी? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ही कराना है तो अभी करा दो, फिर कंटिन्यूटी टूट जाएगी बाद में करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी टूटेगी नहीं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है ना। तो अगर वैसे रखना चाहो तो जैसे आज कौन सा, आज ट्यूसडे है, राइट? आपकी क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इजंट इट? तो थर्सडे या सैटरडे को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं। थर्सडे रहने तो सैटरडे रख लेते हैं, चलो। तब तक आप लोग थोड़ा सा काम कर जाओ। ये क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैंने 2 शीट शेयर किया आपको, तो उसमें थोड़ा कुछ ट्राई करो, क्वेश्चंस को कर सकते हैं अब आप। और इसी तरह से क्या बोलते हैं, आपका लॉगरिथम पे पूरा वर्क कर लो अच्छे से। ठीक है, तो
थर्सडे को कोई क्लास नहीं रखेंगे, सैटरडे अगर रखनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप पे। तो सैटरडे रखेंगे तो एक हो जाएगा आपका क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप ज़्यादा यूज टू ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाओगे।